नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व का भूगोल से हम पर्वतों का निर्माण कैसे हो रहा है उस हिसाब से उसी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। पर्वतों का निर्माण हमने देख लिया था, जिस पर्वतों का निर्माण का सिद्धांत क्या है वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, और कुछ बाकी अंश हैं जो हमें पढ़ना है, और कि आखिर पर्वतों का निर्माण और किन किन कारकों से होता है वही सब हमें पढ़ना है। तो आप जीएस स्टडी चैनल पर पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर जीएस का फ्री नोट्स अवेलेबल कराया जा रहा है, वो भी एसएससी का जो सिलेबस है वही ख़त्म कराया जा रहा है। पूरा जीएस में अब तक हमने मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास और भारत का भूगोल, ये 3 चीज़ हम लोगों ने पूरी की पूरी पढ़ चुके हैं, और एक एक चीज़ को पढ़ा है, बहुत बारीकी से पढ़े हैं। अब हमारी बारी है, विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, और विश्व का भूगोल से आज हमारा चौथा क्लास है यह। ठीक है, विश्व के भूगोल से अभी टोटल अब तक 3 क्लास लग चुका है। आज हम चौथा क्लास पढ़ने वाले हैं। चौथे क्लास में भी आज हम जानेंगे कि पर्वतों का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है और उसके कौन कौन से कारक हैं। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए दूसरा सिद्धांत है। पहला बता दिया हूँ मैं, तीसरा भाग आप लोगों ने इसका नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। आज हम जानेंगे दूसरा। यहाँ से हमारा आज का टॉपिक है कोबर का भू संतनित सिद्धांत, जिससे हम लोग जानेंगे यह सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित है। कोबर के अनुसार भू संतनित के किनारे पर दृढ़ भूखंड, जिन्हें अग्रदेश कहा जाता है, होते तथा संकुचन में उत्पत्ति क्षैतिज भू संचलन के कारण दोनों अग्रदेश एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं, जिसे भू संतनित के मलबों पर मोड़ पड़ता है और पर्वतों की उत्पत्ति होती है। एक बार इसे अच्छे से आप पढ़िएगा। नेक्स्ट बिंदु है, जब संपीड़न की शक्ति सामान्य होती है तो केवल किनारे वाले भाग पर ही वलन पड़ता है और बीच का भाग बिना मुड़े ऊपर उठ जाता है, और यह एक पठार के रूप में उभरता है। जैसे हिमालय एवं तिब्बत के बीच तिब्बत का पठार, एल्ब्रुस एवं जग्रोस के बीच ईरान का पठार। जब संपीड़न बल अधिक तीव्र होता है तो दोनों अग्रदेश एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, और फलस्वरूप मध्य पिंड का अभाव होता है और जटिल पर्वतमाला का निर्माण होता है। समझ गए? अब ये जानते हैं निर्माण विधि के अनुसार पर्वतों का वर्गीकरण है। पर्वतों का भी कुछ वर्गीकरण है। एक पर्वत होते हैं मोड़दार पर्वत होते हैं, भ्रंशोस पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत होते हैं और शिष्ट पर्वत होते हैं। तो इन चारों के बारे में अभी हम जानेंगे कि मोड़दार पर्वत क्या होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं। इन सब को आपको अभी बताया जाएगा। देखिए, इन सब का मैंने डिफिनीसन लिखा हुआ है, जैसे कि ये आपको एक आसानी से समझ में आए। ठीक है, मोड़दार पर्वत कैसे होते हैं, जिसे हम वलित पर्वत भी बोलते हैं। भू संतति के परतदार चट्टानों में पार्श्विक संपीड़न बल के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, और जैसे हिमालय, अराकन, मूल्यमान हिंदुकुश, एल्बर्ट, जैसे इन सब का जो ये सब उदाहरण है मोड़दार पर्वत के। ठीक है, मोड़दार पर्वतों का आकार चाप तुल्य होता है एवं इनकी चट्टानों के छिछले सागर में रहने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। भ्रंशोत पर्वत पढ़ेंगे हम लोग। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश का कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तो इन पर्वतों का जो धंसे भाग होते हैं वह रिफ्ट वैली होते हैं। इन पर्वतों का समतल होता है, और क्योंकि ये समतल भूभाग बिना किसी वलन के ऊपर उठते हैं या नीचे धंसते रहते हैं। ठीक है, ये आप चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ज्वालामुखी पर्वत कैसे होते हैं? इनका निर्माण ज्वालामुखी सागर के फलस्वरूप निकलते पदार्थों में जमाव से होता है। जब ज्वालामुखी क्रिया से निकला लावा अम्लीय होता है
एवं उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो वह गाढ़ा होता है और ज्वालामुखी ग्रीवा के पास जमा होकर पर्वत का रूप ले लेता है। समझ गए। अब ये जानते हैं अवशिष्ट पर्वत। इनका निर्माण अपरदन के कारण होता है। जब अपरदन के कारण पुराने स्थल खंडों के अनावशेष शेष बच जाते हैं तो वह अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। जैसे भारत में अरावली पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है। अब आइए जानते हैं पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण है। 40 करोड़, 32 करोड़, 27 करोड़ वर्ष पूर्व, 3 करोड़ वर्ष पूर्व, ये सब के पर्वत हैं सब। तो इनका भी 4 वर्गों में इनका विभाजित किया गया है। कैम्ब्रियन युग के पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर, ये घटना का आधार था और ये हमारा क्या था, निर्माण विधि के अनुसार पर्वतों का वर्गीकरण। एक निर्माण विधि और एक घटना, पर्वतों का घटना स्थल। पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर इसका वर्गीकरण हो। पहला था कैम्ब्रियन युग, दूसरा है कैलिडोनियन, हर्शियन युग, अल्पियन। बच्चों आपको हर एक चीज़ बताया जा रहा है, समझिए। ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा कि आप कभी वो पढ़े भी नहीं होंगे। एकदम बीच से गहराई से क्वेश्चन बनाए गए हैं कि आपको कहीं से भी कुछ दिक्कत ना हो। एसएससी आप जानते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, पूरे अंदर से एकदम जटिल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ामों में जो देखने को मिल रहा है। ठीक है। जब तक आप गहराई में नहीं चीज़ों को गहराई से नहीं सीखेंगे समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इन सब को आप 1-2 बार पढ़े रहेंगे तो आप, हमें उम्मीद है आप आसानी से हर एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है। पहले आप पूरा सिलेबस ख़त्म कीजिए जीएस का, उसके बाद देखिए आप कुछ फ़र्क महसूस ज़रूर करेंगे आप। ठीक है। वो भी फ्री में आपको नोट्स दिया जा रहा है जीएस का, आप इसका लाभ उठाइए। अगर और भी आपके साथी हैं तो उनके तक यह वीडियो पहुंचा दीजिए। ठीक है। दूसरा हो गया ये जो पर्वत हैं पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर ये जो है पर्वत, इसको हम लोग देख लेते हैं। कैम्ब्रियन युग के कैम्ब्रियन युग के पूर्व, आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर घटित हुई पर्वत निर्माणकारी घटना को प्राकृतिक चयनित हलचलों के नाम से जाना जाता है। चलिए, कैम्ब्रियन युग के पूर्व पर्वत आपने पढ़ लिया। कैम्ब्रियन युग के आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर घटित हुई थी। ठीक है। ये आप इसका उदाहरण पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब दूसरा था कैलिडोनियन, जिसे हम पर्मियन युग के पर्वत बोलते हैं। ठीक है। अब ये जानते हैं इसके बारे में जानते हैं कैलिडोनियन के बारे में। इस युग में पर्वत का निर्माण लगभग 320 मिलियन वर्ष पूर्व पैलियोजोइक कल्प के अंदर संपन्न हुआ था। इस हलचल के परिणाम स्वरूप अमेरिका में एप्लेसियन, यूरोप में स्कॉटलैंड, आयरलैंड के पर्वत, ब्राज़ील के पर्वत एवं एशिया के बैकाल झील के समीपवर्ती पर्वतों का निर्माण हुआ था। समझ गए। आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा, पर्वतों का कौन कौन से पर्वत कब कब उसका निर्माण हुआ है, हर एक चीज़, पर्वतों का निर्माण कैसे हो रहा है, आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा। ठीक है। पर्वत से आप समझिए कि कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा ही नहीं। ठीक है। बस आप विश्वास बनाए रखिए। आप देखिएगा एक बेहतरीन आप जीएस का नोट्स आप बना चुके होंगे एक दिन। ठीक है। अब आइए तीसरा पढ़ते हैं हर्शियनियन युग के पर्वत। वर्तमान से लगभग 270 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण तथा पर्मियन युग के तीसरी पर्वत निर्माणकारी हलचल का आविर्भाव हुआ था। इस हलचल के परिणाम स्वरूप यूरोप में अधिकांशतः ब्लॉक पर्वतों का निर्माण हुआ था। ठीक है। चौथा जान लीजिए अल्पाइन युगीन पर्वत। हर्शियन पर्वत निर्माणकारी हलचल के बाद सर्वाधिक अर्वाचीन हलचल टर्शियरी युग से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई, जिसे अल्पाइन हलचल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब जानते हैं पर्वत के विभिन्न रूप होते हैं, जिसमें पर्वत कटक, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत प्रणाली, पर्वत वर्ग, पर्वत समूह। ठीक है। पर्वत कटक क्या होता है? लंबे, सकरे एवं ऊंचे पर्वत को पर्वत कटक कहते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब ये जानते हैं पर्वत श्रेणी। पर्वत और पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहा जाता है।
ऐसे ही देख लीजिएगा सबके बारे में, सबका मतलब जो जो पर्वत के विभिन्न रूप हैं उन सबको लिख करके आपको समझाया गया है। डिफिनीसन आसान है, पढ़ेंगे आप एक बार तो समझ जाएंगे। ठीक है, अब आइए, आज का हम पर्वत पूरा पढ़ लिए, आज हम पढ़ेंगे पठार। ठीक है, पठार किसे कहते हैं ये सब तो लोग जानते ही होंगे भाई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो जानते ही होंगे कि पठार किसे कहते हैं। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा जिसका शीर्ष भाग चौड़ा एवं सपाट होता है वह पठार कहलाता है। समझ गए? जो नहीं जानता होगा वो जान ले। डिफिनीसन मैंने लिख दिया है पठार किसे कहते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं पठार की चट्टानें मुख्यतः बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर आदि अवसादी चट्टानें होती हैं। अब पठार क्या है, पठारों का कुछ वर्गीकरण भी हुआ है। अब आइए पठार का वर्गीकरण पढ़ते हैं, आखिर पठार का कितने भागों में वर्गीकरण हुआ है। निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार, आकृति के अनुसार, जलवायु के अनुसार, यही 3 चीज़ हैं जो पठारों का वर्गीकरण हुआ है। और पहला जो है विनिर्माण, निर्माण की प्रक्रिया, उसको 2 भागों में बांटा गया। निर्माण की प्रक्रिया को अंतर्ज्ञाती शक्तियों द्वारा उत्पन्न और बहिर्जात शक्तियों द्वारा बल। यह हिमालयकृति पठार, जल द्वारा निर्मित, वायु द्वारा निर्मित पठार। ठीक है, ये बहिर्जात शक्तियाँ के द्वारा हुई हैं। और अंतर्जातीय से अंत पर्वतीय पठार और महाद्वीपीय पठार और पर्वत प्रायद्वीपीय पठार और ज्वालामुखी पठारों का निर्माण हुआ है। ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार पठारों का वर्गीकरण हुआ है। अंतर्जात शक्तियों द्वारा उत्पन्न पठार यह क्या होते हैं, आइए इनको जानते हैं। पर्वतमाला के बीच बने पठार अंतःपर्वतीय पठार कहलाते हैं। इनका निर्माण पटल विरूपणी बल द्वारा होता है। ये पठार पर्वत निर्माण प्रक्रिया के साथ ही निर्मित होते हैं। ये 2 पर्वतमालाओं के बीच उठे हुए भाग होते हैं जो संपीड़न के कारण 2 किनारों के मध्य में मलबे के संकुचन से निर्मित होते हैं, जैसे तिब्बत बोलिमिना अंतःपर्वतों के पठार। ठीक है, अब आइए महाद्वीपीय पठार जानते हैं ये क्या होते हैं। ये काफ़ी विस्तृत एवं अति प्राचीन पठार हैं। इन्हें सिल्ड कहा जाता है। सिल्ड मैदानों अथवा समुद्रों से घिरे होते हैं। वास्तव में सिल्ड का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण होता है। सिल्ड का निर्माण ऐसे स्थान पर होता है जहाँ पृथ्वी के आंतरिक बल का दबाव ऊपर की ओर अधिक रहता है, वहीं पर इसका निर्माण होता है। ठीक है, इस दबाव के कारण उस स्थान पर पृथ्वी की सतह ऊपर उठकर पठार का रूप ले लेती है। समझ गए? महाद्वीपीय पठार क्या है। अब आइए पर्वतीय पठार जानते हैं। पर्वतपदीय पठार, पर्वतपदीय पठारों में एक और पर्वत है जो दूसरी ओर मैदान या समुद्र होता है। इन पठारों का निर्माण अपर्दन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा होता है। अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है, मैंने क्लास 3 में, क्लास जो ये विश्व का भूगोल आज हम चौथा पढ़ रहे हैं ना, क्लास जो 3 मैंने चलाया है उसमें ये सब बताया। अपर्दन क्या होता है, विक्षेपण क्या होता है, ये सब हर एक चीज़ मैंने बताया है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो देखिए, शुरू से देखेंगे तभी आपको यह क्लास समझ में आएगी। ठीक है, पर्वतों में अपर्दन के कारण उसके और नीचे पर्वत के क्षेत्रों में जमा होकर एक पठार का रूप ले लेता है। यही पठार पर्वतपदीय पठार कहलाता है। इसका उदाहरण है दक्षिण अमेरिका में पेटागोनिया पठार। ठीक है, ये पर्वत हो, ये चित्रों के माध्यम से आप देखिए, ये यहाँ से उठा और ये पर्वत गया और यहाँ से पर्वतपदीय पठार। ठीक है, और ये समुद्र होता है, मैदान, यहाँ से सब उठे हुए। अब फिल्मों में कहीं देखा होगा या किसी पुस्तक में। ज्वालामुखी पठार कैसे होते हैं। ज्वालामुखी पठार का निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से होता है। जब ज्वालामुखी का लावा कम सिलिका युक्त क्षारीय एवं पतला होता है तो वह ज्वालामुखी दरार से बाहर काफ़ी दूर तक फैल जाता है एवं पठार का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। ठीक है, बहिर्जात शक्तियों द्वारा निर्मित पठार कौन से हैं। हिमानीकृत पठार है, जो हिम अथवा हिमानी द्वारा पठारों का निर्माण 2 प्रकार से होता है। प्रथम, हिमानी कुछ पर्वतों को अपर्दन क्रिया द्वारा घिस कर पठारों में परिवर्तित कर देती है। द्वितीय, हिमानीय पर्वतों को अपर्दित कर
उनके मलबे को जिस स्थान पर निक्षेपित करती है वह भी पठारों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण है अपरदन द्वारा अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, भारत के गढ़वाल पठार एवं कनाडा के क्यूबेक का पठार। ठीक है, ये पूछ सकता है पठार क्यूबेक पठार कहाँ है। ऑप्शन दे देगा भारत, चीन, कनाडा, अमेरिका। तो आपको कनाडा लगाना पड़ेगा। हर एक चीज़ गहराई से बच्चों आप पढ़ेंगे तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान से लिखना है, नोट्स एक बेहतरीन बनाइए। ठीक है, जल द्वारा निर्मित पठार क्या होते हैं? इन पठारों की उत्पत्ति जल के द्वारा होती है। नदियों द्वारा तलछट के निक्षेप द्वारा स्थल भाग ऊंचा होता रहता है और कालांतर में भूगर्भिक हलचलों के कारण ये भाग निकटवर्ती क्षेत्रों से ऊंचे उठ जाते हैं। और उदाहरण म्यांमार के शान का पठार और भारत में चेरापूंजी का पठार, ये सब जल द्वारा निर्मित पठारों के उदाहरण हैं। ठीक है, पवन द्वारा निर्मित पठार क्या है? पवन द्वारा मिट्टी के बारीक कणों का निक्षेपण फलस्वरूप भी पठार का निर्माण होता है। उदाहरण है पाकिस्तान का पोटवार पठार एवं चीन के लोयस का पठार पवन द्वारा निर्मित पठार है। अब आइए आकृति के अनुसार पठारों का वर्गीकरण हुआ है। पहला गुंबदाकार पठार, विच्छेदित पठार, श्रेणीनुमा पठार, पुनर्युक्तित पठार। जलवायु के आधार पर पठारों का भी वर्गीकरण हुआ है, जिसमें है तो पहला है शुष्क पठार, दूसरा है आर्द्र पठार, तीसरा है हिम पठार। ठीक है, पठारों के बारे में आज आपने पढ़ा है अच्छे से, और इन सब को ये सब आसान है, बस आप एक एक बार पढ़ लेंगे समझ जाएंगे। विच्छेदित पठार किसे कहते हैं, सीढ़ीनुमा पठार किसे कहते हैं, शुष्क पठार किसे कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इनको समझाया और लिख दिया। इसका डिफिनेशन आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब आइए पढ़ेंगे मैदान। ठीक है, आज कुछ जान लेते हैं मैदान क्या होता है, जिसे हम लोग प्लेन्स बोलते हैं। समतल एवं अपेक्षाकृत निम्न भूमि जिसकी स्थानीय ढाल अत्यंत अत्यल्प हो मैदान कहा जाता है। जैसे एकदम पूरा सपाट जो एकदम खाली रहता है उसे मैदान कहते हैं। जैसे आप लोग खेलते हैं, बड़े बुजुर्ग अगर आप किसी गली कुच्चे में खेलेंगे तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चलो जाओ मैदान में खेलो। मैदान यानी पूरा एकदम खुली चीज़, एकदम समतल हो, यहाँ कुछ मतलब कुछ हो नहीं, एकदम समतल भूमि बस हो। ठीक है, खुला एरिया हो एकदम से, उसे हम लोग मैदान बोलते हैं। आसान भाषा में समझिए। ठीक है, संपूर्ण विश्व में 41% भूभाग पर मैदान, 33% भूभाग पर पठार, 26% भूभाग पर पर्वत पाए जाते हैं। आंतरिक हलचल द्वारा निर्मित मैदान है संरचनात्मक मैदान और बहिर्जात बलों कारकों द्वारा निर्मित मैदान। ठीक है, संरचनात्मक मैदान या भूसंचलन से निर्मित मैदान भी होते हैं। और अपर्दनात्मक मैदान होते हैं, नदीकृत मैदान होते हैं, हिमनीकृत मैदान होते हैं, पवनकृत मैदान होते हैं, काष्ठ मैदान होते हैं। ठीक है, बहिर्जात बलों को मतलब 2 भागों में बताया गया है कौन कौन से मैदान हैं। ठीक है, आंतरिक हलचल द्वारा निर्मित मैदान क्या है? संरचनात्मक या भूसंचलन से निर्मित मैदान। ठीक है, इसे जान लीजिए। मैदान में बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही आप समझिए। भूसंचलन के फलस्वरूप जब कोई स्थल खंड का सागर से निगर्मन होता है तो संरचनात्मक मैदान का निर्माण होता है। जब सागरीय तट के पास स्थल मंडल सागर तल के ऊपर उठ जाता है अथवा जब सागरीय तट भूसंचलन के फलस्वरूप निमज्जित हो जाता है तो वह निक्षेपण के फलस्वरूप मैदान में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यूएसए का विशाल मैदान एवं रूस का रूसी मैदान। आज हम इतना ही जानेंगे, बस मैदान पूरा नहीं पढ़ेंगे। मैदान के बारे में हम लोग कल पूरे विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। आज के लिए बस इतना पठार हम लोगों को पढ़ लिया, और पर्वतों का निर्माण में हम लोगों ने जो जो शेष था वो आज हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जाने से पहले आपको बता दें यह क्लास आप सभी के लिए है। अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह क्लास ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।